हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देव विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इफ़को एजीटी की जो हमने मेंस के लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की थी, आज उसका हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सेशंस लगा लिए होंगे। जो भी चैनल पर अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो पिछले सेशंस को ज़रूर एक बार देखें और आगे की सेशंस को कंटिन्यू रखें, पीछे को रिवाइज ज़रूर करते रहें। फीडबैक आप सब देख ही रहे हो कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है कहीं ना कहीं उसको टच कर रहा है। अगेन आई एम थैंकफुल फॉर योर अप्रिशिएशन। चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हाउ डज नैनो यूरिया डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूरिया इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज। इसमें पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल यूरिया यूज़ करते हैं उससे नैनो यूरिया किस तरह से डिफरेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट्स मोर क्विकली, क्या नैनो यूरिया जल्दी से अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज़ कर देता है। नैनो यूरिया रिलीजेज न्यूट्रिएंट मोर स्लोली, क्या धीरे धीरे रिलीज़ करता है। या फिर नैनो यूरिया कंटेन्स नो न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट होते ही नहीं है। नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट्स एट द सेम रेट एज ट्रेडिशनल यूरिया, यानी कि उसी सेम रेट पर रिलीज करता है जैसे कि ट्रेडिशनल यूरिया करता था। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। नैनो यूरिया को इसीलिए लाया गया था ताकि अपने न्यूट्रिएंट्स को स्लोली रिलीज़ करे और क्रॉप जो है उसको प्रॉपर टाइम मिल पाए यूटिलाइज करने के लिए, अपटेक करने के लिए। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि नैनो यूरिया क्या होता है, किसने लॉन्च किया है, कब लॉन्च हुआ था, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों ये मार्केट में आया, क्यों ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में है इसलिए इससे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हैं। सबसे पहले देख लीजिए, नैनो यूरिया की बोतल आती है जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब पहली बात तो ये है कि नैनो यूरिया, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया का नाम नैनो यूरिया क्यों है, क्योंकि इसके जो लिक्विड पार्टिकल, पहली बात तो है लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में भी इसके पार्टिकल जो साइज होता है, पार्टिकल साइज, वो इसका क्या होता है, लेस देन 100 नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर में इसका साइज होने के कारण इसको क्या कहा गया है, नैनो यूरिया। और लिक्विड फॉर्म में होता है। दो बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके मैन्युफैक्चरर की तरफ। डेवलपमेंट किसने किया, तो किसने डेवलप्ड किया, डेवलप्ड बाय इफ़को, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसने ही डेवलप करवाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़को के द्वारा ही इसको डेवलप करवाया गया है। कब लॉन्च हुआ था ये, तो आपको लॉन्च का ईयर पता होना चाहिए, 2021 के अंदर रिलीज़ हुआ था। अब बात करते हैं इसके कॉम्पैक्शन और डोज की बात करते हैं। तो जो नैनो यूरिया होता है इसके अंदर कॉम्पैक्शन होता है 4% कंसनट्रेटेड होता है ये। इसके साथ में ये जो बोतल है अपनी, ये 500 ml की आती है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका फोलियर स्प्रे किया जाता है। फोलियर स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होगा, लीव्स के ऊपर जब ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर फोलियर स्प्रे किया जाएगा। फोलियर स्प्रे का मतलब होता है लीव्स के ऊपर स्प्रे करना। तो जब लीव्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो लीव्स के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो टाइम बचेगा। जैसे मान लीजिए सॉइल में एप्लीकेशन किया तो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, बाद में लीव्स में पहुंचेगा। यहाँ पर डायरेक्टली लीव्स में अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो यहाँ से स्प्रे का मेथड पता लग गया कि यहाँ फोलियर स्प्रे का यूज़ किया जाता है। अब डोज कितनी रखी जाती है इसकी, डोज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए डोज रखी जाती है 2 to 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर में 2 to 4 ml आपका नैनो यूरिया मिक्स किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्यों नैनो यूरिया को मार्केट में लाया गया, क्या इसमें ऐसी खूबियां हैं जिससे ट्रेडिशनल यूरिया को पीछे छोड़ रहा है, तो इसके एडवांटेज पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज में क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहली बात तो है इसकी एफिशिएंसी, यानी कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, हाई होती है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, जैसे मान लीजिए कन्वेंशनल यूरिया होता है उसकी 30% होती है, तो इसके
एवज में इसकी कितनी होती है, 80% नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है। इसके साथ ही जो अपने को क्वांटिटी है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पहले कहीं पर अपने को 100 kg यूरिया यूज़ करना पड़ रहा था, तो नैनो यूरिया की जो कंसंट्रेशन यूज़ करने की मात्रा है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए 100 kg आप ट्रेडिशनल यूरिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में नैनो यूरिया का यूज़ करेंगे तो आपको 50 kg ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 50% इसकी क्या होगी, मात्रा कम यूज़ करनी पड़ी, यानी कि डोज रिड्यूस हो गया। अगली बात क्या है इसके लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने की वजह से इसका यूज़ किया जाता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके साथ में यील्ड को इंक्रीज़ करता है, कितना इंक्रीज़ कर देता है, 8 to 10% इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ये सारी बातें होगी। अब पैकेजिंग हमने देख ली, 500 की हमारी बोतल है। इसकी प्राइस लगभग मतलब वेरी करती है टाइम टू टाइम। अभी करंट प्राइस क्या है इसका मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, आप एक बार देख लेना कि एक बोतल कितना का। जब रिलीज़ हुआ था उसके पास 240 to 300 के पास वेरी कर रहा था। अब सर्टिफिकेशन इसका कौन करता है, सर्टिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, सर्टिफिकेशन बाय, इसका सर्टिफिकेशन किया जाता है किसके द्वारा, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा, यानी कि FCO फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर जो 1985 में आया था उसके द्वारा किया जाता है। अब गवर्नमेंट इसको किस तरह से प्रमोट कर रही है इसके बारे में देख लीजिए। जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है और सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, इन दोनों स्कीम्स के अंडर में इसको प्रमोट किया जाता है। और इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए नैनो यूरिया का यूज़ किया जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि जो 500 ml की बोतल है, यानी कि एक बोतल यूज़ करेंगे तो एक कितने ट्रेडिशनल यूरिया की क्वांटिटी के इक्वल रहेगा। तो 45 kg अगर ट्रेडिशनल यूरिया यूज़ कर रहे हैं वो इक्वल रहेगा किसके, 500 ml की बोतल से। लीफ पर अप्लाई करते हैं हमने देख लिया, यानी कि फोलियर स्प्रे किया जाता है। ये इसके बारे में सारी तमाम इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जो नैनो DAP है इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इसको देख लेते हैं, रिलेटेबल है इसलिए याद करना ईजी रहेगा। तो जो नैनो DAP है ये क्या होता है, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में आपको बोतल प्रोवाइड की जाती है। ये भी 500 ml की होती है। इसके साथ में इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नैनो जो यूरिया था उसमें केवल और केवल नाइट्रोजन का कंपोजिशन था, लेकिन नैनो DAP में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का नैनो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर होता है, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है कंपोजिशन में और उसके साथ फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन क्या होता है वो हमने देख लीजिए, यहाँ पर भी दिखा रखा है 8-16-0, 8-16-0, यानी कि ये NPK का रेशियो होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब इसको किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय इफ़को, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसी ने इसको डेवलप किया है। कब डेवलप किया था, लॉन्च कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्च कब हुआ था, 2023 एग्जैक्टली बोले तो मार्च 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। कंपोजिशन हमने देख ही लिया। इसका भी जो पार्टिकल साइज़ होता है वो नैनोमीटर में होता है, लेस देन 100 नैनोमीटर से कम होता है। इक्विवेलेंट देख ही लिया हमने। 500 की जो बोतल होती है कितने कन्वेंशनल ग्रेनुलर DAP यूज़ करते हैं उसके इक्वल होता है, तो ये पूछने के लिए जैसे मान लीजिए 500 ml DAP होता है वो आपका 50 kg ऑफ ट्रेडिशनल DAP के इक्वल होगा। तो इससे क्या होगा, इसके यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ट्रांसपोर्ट में खर्चा बचता है, यानी कि एक तो आप 50 kg का कट्टा लेके जा रहे हो, यानी कि 50 kg का एक बैग लेके जा रहे हो, उसके एवज में आप 500 ml की बोतल कैरी कर रहे हो,
तो ईजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, कॉस्ट कम लगेगी, स्टोरेज के लिए जगह कम घेरेगा तो स्टोरेज की समस्याएं नहीं आएंगी। एप्लीकेशन का क्या मेथड होता है इसके द्वारा, इसमें भी स्प्रे किया जाता है यानी कि फोलियर स्प्रे किया जाता है, फोलियर स्प्रे किया जाता है इसमें भी। इसके साथ में डोज क्या रखी जाती है, डोज आपकी रखी जाती है 2 to 4 ml पर kg पर लीटर ऑफ वाटर, ये आपकी डोज होगी। अब बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हायर यूज एफिशिएंसी होती है, यानी कि यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, यानी कि एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी हाई होती है। इसके साथ में इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। रिड्यूस करता है, नाइट्रोजन ट्रेडिशनल कर रहे हैं उसकी लिमिट को कम करता है। सपोर्ट करता है, आत्मनिर्भर भारत जो कृषि को अभियान को चला रहा है उसको सपोर्ट करता है। एफसीओ द्वारा अप्रूव्ड है, यानी कि ये भी किसके अंडर में आता है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंडर में आता है, जो 1985 में आया था, 1985 में। इसके साथ में और क्या है, जो ट्रेडिशनल डीएपी हम यूज़ करते थे उसमें एक समस्या आती थी कि सॉइल के अंदर फिक्सेशन हो जाता, यानी कि फिक्सेशन की समस्या आती थी, तो ये इसमें नहीं आती है क्योंकि इसका फोलियर एप्लीकेशन किया जाता है, तो सॉइल का कोई काम नहीं रहता है। यील्ड को बढ़ाता है, सेम पॉइंट रहेगा। अप्रोक्स पहले जो बोतल आती थी वो 600 to 700 पर लीटर आती थी, पर 500 बोतल के लगते थे। करंट में क्या प्राइस है इसका एक बार आप देख लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना। ये सारे तमाम पॉइंट्स हो गए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल में बताने का एक ही मकसद था, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, पूछा जा सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन ज़्यादा सही हो पाता है तो मैं मानता हूँ कि कोई कंट्रीब्यूशन आपको मेरी तरफ से मिल पाएगा, इसलिए हम थोड़ा बारीकी से चीज़ों को देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का प्राइमरी गोल क्या है, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ को कम से कम करना, मिनिमाइज करना, एनहांसिंग लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहे इकोनॉमिकली, तो उसके लिए किया जाता है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग चैनल इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। पूछा गया है कौन सा मार्केटिंग चैनल है जो डायरेक्ट सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शंस में मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है। बाकी आप एक बार देखना, इसका जो आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यही आंसर दिया हुआ था। मेरे हिसाब से इसका आंसर इनको ऑप्शन में रखना चाहिए था, वो था डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग, इससे क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से लेकर सीधा कंज्यूमर तक पहुँचाना, कोई मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इसका आंसर यही कंसिडर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन इन एग्रीकल्चर, यानी कि फार्म मैनेजमेंट का क्या मतलब है, क्या ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर के अंदर, ये पूछा गया है। मैक्सिमाइज करना क्रॉप यील्ड को, एनहांसिंग द फार्मर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमाइज करना प्रोडक्शन कॉस्ट को, या फिर अचीविंग करना सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के लिए लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा टू एसेस द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो ये जो सारी एनालाइज करने की, डाटा कलेक्ट करने की सारी घटनाएं हैं, वो कौन से प्रोग्राम के अंडर में आती हैं जो इसको इफेक्टिव बनाती हैं। नीड असेसमेंट, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज,
ये भी नहीं होगा। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, ये भी नहीं होगा। एक्सटेंशन इवेल्युएशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ग्रुप ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इनकी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशियल रोल होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करवाने में? तो एक्टिनोमाइसिटीज, आर्किया, माइक्रोराइजल फंजाई या प्रोटोजोआ। इसका जो आंसर रहेगा आपका एक्टिनोमाइसिटीज रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी कि कौन सा सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन करवाने के लिए? एक्टिनोमाइसिटीज, आर्बेस्कुलर माइक्रोराइजल फंजाई या फिर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और डाइएजोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो जो डाइएजोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के कन्वर्जन में हेल्पफुल रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड फॉर प्रोपागेटिंग फ्रूट ट्रीज बाय जॉइनिंग सियोन टू ए रूट स्टॉक, यानी कि एक सियोन के ऊपर रूट स्टॉक को जोड़ते हैं, वो मतलब उस इवेंट को क्या कहते हैं? तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई सियोन है, इसके ऊपर मतलब कोई रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक, इसके ऊपर आपने कोई सियोन को लगाना है, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो आपके क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग क्या होता है, ट्री के ऊपर किया जाता है। बडिंग, कोई छोटा सा टुकड़ा काट के लगा जाता है। कटिंग में क्या होता है, कोई टहनी काट के जो 1 ईयर ओल्ड हो उसको डायरेक्ट सोइल के अंदर अप्लाई किया जाता है रूटिंग हार्मोन की एप्लीकेशन के बाद। विच इंसेक्ट पेस्ट इज ए मेजर थ्रेट टू कॉटन क्रॉप्स ऑफन कॉजिंग डैमेज टू कॉटन बॉल्स, यानी कि कॉटन के लिए कौन सा पेस्ट है जो मेजर थ्रेट होता है? एफिड होता है, वाइट फ्लाई, बोलवर्म या लीफ हॉपर? बोलवर्म इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एट द मोलिकुलर लेवल? ऑप्शंस हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देना, एक्टिवेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स का एक्टिवेशन होना, या फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस बाय प्लांट सेल्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है मैकेनिज्म कौन सा नहीं है, मोलिकुलर लेवल पर नहीं होता है? तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसके साथ में हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी सही है, एक्टिवेशन ऑफ फाइटो हार्मोन ये भी सही है। फेगोसाइटोसिस क्या होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर क्या होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ये सारे हो जाएंगे इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम ए कल्टिवेटेड फील्ड? कल्टिवेटेड फील्ड से अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोराइजल फंजाई इन प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, यानी कि माइक्रोराइजल फंजाई का क्या फंक्शन होता है? पैथोजन की तरह काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक में एनहांसमेंट करवाता है, या हर्बीवोरस होता है? तो माइक्रोराइजल फंजाई क्या होता है, प्लांट रूट्स के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करवा के क्या करवाता है, न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन अपटेक को इंक्रीज करवाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट अपटेक को एनहांसमेंट करता है। फोटोपीरियोडिज्म रिफर्स टू द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू, फोटोपीरियोडिज्म जो होता है वो किस रिस्पॉन्स को कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट, लाइट की तरफ जो रिस्पॉन्स देता है, यानी कि लाइट ड्यूरेशन हो सकता है या डे की लेंथ, इसके लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या कहलाता है, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। इस तरह से आपके शॉर्ट डे प्लांट होता है और
लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए फार्म ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाया गया होता है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या इसको बैलेंस शीट कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस इनके सारे इनकम और एक्सपेंसेस की डाटा इंक्लूडेड रहते हैं। एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ था इनकम स्टेटमेंट। हालांकि इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक ही बात होती है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने इसको ही करेक्ट आंसर माना था, लेकिन हमें यही ध्यान में रखना है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस involving the controlled breeding of animal for improved genetic traits such as milk production or meat quality। तो जेनेटिक ट्रेट्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या सिलेक्टिव ब्रीडिंग या क्लोनिंग। ब्रीडिंग की बात हो रही थी तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है इनके लिए। मिल्क के प्रोडक्शन और मीट क्वालिटी को जेनेटिकली इम्प्रूव करने के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव फॉस्फोरस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर व्हाट एनवायरमेंटल कंसर्न इज एसोसिएटेड विद फॉस्फोरस रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि सॉइल के अंदर एक्सेस फॉस्फोरस का यूटिलाइज करने से क्या कंसर्न्स आएंगी, जिस मतलब फॉस्फोरस रन ऑफ के साथ वाटर बॉडीज़ के अंदर फॉस्फोरस रन ऑफ से क्या कंसर्न्स आ सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। फॉस्फोरस प्रमोट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रमोट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फॉस्फोरस कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल एल्गल ब्लूम, यानी कि फॉस्फोरस लीड करता है यानी कि प्रमोट करता है यूट्रोफिकेशन को और एल्गल ब्लूम को प्रमोट करता है, ये दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि जो फास्फोरस होता है एल्गल ब्लूम को क्या करता है, प्रमोट करता है। आगे और जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉस्फोरस एनहांस सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन, फॉस्फोरस एक्सेलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड लीफ वीड कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर पाए जाने वाले ब्रॉड लीफ के अंदर कॉमन एग्जाम्पल पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ब्रॉड लीफ जो वीड है उसका एग्जाम्पल है। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही था। सेशन अगर अच्छा लगा हो आपको तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगले सेशन के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आपके एग्ज़ाम कभी भी जो प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वाले सेशन नहीं लगाए उनको ज़रूर लगाएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।